स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपका जून 2024 का एमसीओ 24 का पेपर बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का। क्योंकि इग्नू के अंदर मोस्टली क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चंस को हर एग्जाम में डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो आप पेपर देख सकते हैं सामने। कौन सा पेपर है ये? जून 2024 एमसीओ 24 बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आया था कि इज बिजनेस एथिक्स एंड ऑक्सीमोरन कमेंट। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है कि ऑक्सीमोरन है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट में क्या क्या रहे हैं। तो अगर मैं ऑक्सीमोरन की बात करूं, ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट जस्ट अपोज एलिमेंट दैट अपीयर टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये कह रहे हैं कि बिजनेस और एथिक्स ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपोजिट है, ये एक साथ चल ही नहीं सकते। इसके बारे में आपको कमेंट करना है कि ये सही है या गलत है। सम आर्ग्यूज दैट बिजनेस एथिक्स इज एन ऑक्सीमोरन बिकॉज बिजनेस इज perceived to be driven purely by profit and where is ethics involve morality and fairness। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है, वो आर्ग्यू करते हैं इसके फेवर में कि जो बिजनेस एथिक्स है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्योंकि अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हम प्योरली बात करते हैं प्रॉफिट जनरेशन की, प्रॉफिट अर्निंग की, इनकम की। लेकिन जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हम मोरालिटी और फेयरनेस की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पर आपको इसके फेवर में भी और इसके अगेंस्ट में भी दोनों तरह से आपको पॉइंट यहाँ पर शो कर रहा हूँ। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके अगेंस्ट में दिख रहे हैं कमेंट्स अपने या उसके फेवर में। तो अगर मैं इसके सपोर्ट में करता हूँ, सो argument supporting oxymoron views. So profit versus morality. So business prioritize profits often at the cost of social or ethical consideration. Example, environmental degradation. कि कहीं ना कहीं अगर मैं स्टेटमेंट के फेवर में बोल रहा हूँ तो रियलिटी है, क्योंकि बिजनेस जो होता है प्रॉफिट के लिए है। और प्रॉफिट कई बार क्या होता है, हम अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे होते हैं। कोई इंडस्ट्री लगाई, उसका टोटल वेस्ट कहाँ जा रहा है? हमारे इन्वायरमेंट में। उसका जो वाटर वेस्ट है, जो हमारा सीवेज वेस्ट है, वो कहाँ जा रहा है? रिवर्स के अंदर। कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट तो कर रहे हैं, बिजनेस तो हमारा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर जो हमारी एथिक्स होते हैं, जो मोरालिटी होती है, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि वहां मेन ऑब्जेक्टिव हमारे एथिक्स फॉलो करना नहीं होता, मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट जनरेशन। Next one is short-term goals. Ethics conduct may be delay or reduce short-term profits. अगर हम एथिक्स को फॉलो करेंगे तो हो सकता है वो हमारे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को कम कर दे, घटा दे या खत्म कर दे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस जब आप करते हैं तो वहाँ पर एथिक्स को बिल्कुल इग्नोर करके सिर्फ आप प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्कैंडल्स भी हैं, स्कैंडल्स एंड करप्शन। रियल वर्ल्ड एग्जांपल लाइक एनरॉन और सत्यम इंडिकेट अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अगर आप सबको सत्यम केस फ्रॉड इसके बारे में पता होगा तो आपने देखा कितना बड़ा आज के टाइम पे शायद इंडिया का सबसे बड़ा जो फ्रॉड हुआ था वो सत्यम कंप्यूटर्स का हुआ था। तो यहाँ पर कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज करी गई थी बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो यस, ये सच है कि बिजनेस और एथिक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। ये तो मैंने स्टेटमेंट के फेवर में बात करी। अब मैं बात करता हूँ कि इसके अनफेवर में किस तरह हो सकता है ये। सो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। So long-term value creation. So ethical business gain trust and loyalty which leads to sustainability. अब अगर आप अपने बिजनेस के अंदर एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन क्रिएट करता है। आप इसमें टाटा को ले सकते हैं। टाटा क्या, वो अपने एक एथिक्स को, उनके खुद के मोरल्स हैं, एथिक्स हैं, उनको हरदम फॉलो करते हैं अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। कहीं ना कहीं उसने एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी है हमारे सामने टाटा की कि अगर उसका कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो कहीं न कहीं हमें एक पहले से क्लियर कट इमेज है कि हाँ, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की इमेज, और कहीं न कहीं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उस पॉजिटिव इमेज का एक बेनिफिट मिलता है हमें लॉन्ग टर्म में बिज़नेस के अंदर। सेकंड वन इज़ लीगल एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। एथिक्स हेल्प कंप्लाई विद द लॉज एंड सोशल नॉर्म। अगर आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो लीगल एक्सपेक्टेशंस होते हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू सीएसआर, उन सभी को भी आप फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेक होल्डर थ्योरी। सो मॉडर्न बिजनेस कंसिडर इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट शेयर होल्डर। तो पहले के टाइम में सिर्फ शेयर होल्डर्स को फोकस किया जाता था कि जो इन्वेस्ट करते थे आपके बिजनेस के अंदर। लेकिन आज के टाइम पे जो स्टेक होल्डर थ्योरी है, इसमें हम बात करते हैं कि कोई भी पर्सन जो आपके बिजनेस से जुड़ा है, चाहे आप इसमें कस्टमर की बात कर लें,
क्योंकि आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, चाहे आपका वेंडर जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, चाहे आपका इन्वायरमेंट जहाँ से आप रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रहे हैं, अपने बिजनेस ऑपरेशन को कर रहे हैं, चाहे आपकी गवर्नमेंट, मतलब कोई भी पार्टी, कोई भी वस्तु, कोई भी इंसान जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा है, यहाँ पर हम उन सभी को कंसीडर कर कर अपने बिजनेस को करते हैं. सो व्हाइल टेंशन एग्जिस्ट बिटवीन एथिक्स एंड प्रॉफिट मेकिंग, business ethics is not an oxymoron. It's just an evolving concept aligning profit with purpose, emphasizing the ethical practice can enhance, not hinder or success. तो अगर मैं इसका एक कंक्लूजन निकालूं तो मैं कह सकता हूं कि बिजनेस एथिक्स जो है एक ऑक्सीमोरन नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है. क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करोगे, एथिक्स को भूल जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते लॉन्ग टर्म में. तो एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है जिसे कि आप एज अ सीएसआर के अंदर भी इन चीजों को आप देखते हैं कि हर बिजनेस के लिए अब कंपलसरी है कि कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट का अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए देना. वहां पर कुछ कह सकते हैं हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए काम करना, इन्वायरमेंट के लिए करना, रिवर्स के लिए करना, प्लांटेशन ड्राइव चलाना, मतलब ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस उन्हें करनी होती है जिसके थ्रू कि वो एक कंट्रीब्यूशन देते हैं सोसाइटी के लिए. तो एज फॉर माय ओपिनियन, बिजनेस एथिक्स इज नॉट एन ऑक्सीमोरन. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कमेंट के लिए तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एथिक्स एंड लॉस. अब बिजनेस एथिक्स और लॉस के बारे में बात करेंगे. तो एथिक्स क्या होता है? बेसिकली एथिक्स होता है कि हमें एक बिहेवियर होता है जो हमें गाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बेसिकली क्या सही है, क्या गलत है. तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से. सो बिजनेस एथिक्स मोरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग बिहेवियर इन बिजनेस की अपने बिजनेस के अंदर हम किस तरह बिहेव करेंगे, किस तरह एक्टिविटीज को करते हैं, एक तरह से हमें गाइड करते हैं ये. तो ये हमारे रिलेटेड किससे होते हैं? हमारे पास्ट से, हमारे कह सकते हैं हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारी जो हिस्ट्री होती है, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी होती है, उनसे बनकर बनते हैं हमारे एथिक्स. और अगर हम लॉज की बात करते हैं तो सेट ऑफ रूल्स एनफोर्स बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट बिहेवियर. और अगर मैं बिजनेस लॉस की बात करता हूँ तो कंपलसरी होते हैं आपको फॉलो करने. और इनको कौन एनफोर्स करता है? आपकी गवर्नमेंट करती है, जिसके थ्रू की आपके बिजनेस को कंट्रोल किया जा सके. तो बिजनेस एथिक्स कोई कंपलसरी नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं कि हमारा बिहेवियर किस तरीके का होगा. लेकिन लॉज जो होते हैं हमारे एनफोर्स होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, इसके अंदर स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है. अब अगर हम नेचर की बात कर लेते हैं तो बिजनेस एथिक्स वॉलंटरली, सब्जेक्टिव एंड वैल्यू ड्रिवन. तो कोई इन्हें फॉलो करता है, कोई नहीं करता. आपके डिपेंड है कि आप अपने एथिक्स को किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं. और हो सकता है अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉफिट भी मिले लॉन्ग टर्म में, या कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी. लेकिन अगर लॉस की बात करें तो ये मैंडेटरी होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड कोडिफाइड होते हैं. मतलब फिक्स आपको करना करना है, किस तरीके से करना है. और इसमें आपके पास ये नहीं कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, हजारों ऑप्शन है कि आपको ये नहीं तो ये रूल फॉलो कर सकते हैं. आपके पास एक रूल है, उसके अंदर 2 से 4 क्लॉज होते हैं, उन्हीं को आपको फॉलो करना है. और एग्जैक्ट फिक्स कर रखा है उन्होंने कि किस तरीके से आप उन रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करोगे. चाहे आप बिजनेस, हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो आपके पास एक फिक्स कह सकते हैं एक कोड है, आपके पास एक फिक्स आर्टिकल है कि किस आर्टिकल के अंदर, किस कंपनी एक्ट के अंदर आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाएगा, आपको कितना टैक्स पे करना है, कितनी अर्निंग के ऊपर. तो वो सारी चीजें आपकी फिक्स होती हैं बिजनेस लॉस के अंदर. सो अगर सोर्स देखते हैं कहाँ से जनरेट होते हैं, तो हमारा जो बिजनेस एथिक्स है, इंडिविजुअल कंसाइंस, कल्चर, रिलीजन्स एंड फिलोसफी. तो हमारे जो भी कल्चर है, सोसाइटी है, हमारा रिलीजन है, हमारी फिलोसफी है, इन सभी से जनरेट होते हैं हमारे बिजनेस एथिक्स. लेकिन अगर हम लॉज की बात करते हैं तो ये जनरेट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, लेजिस्लेचर से और हमारी जुडिशरी से. एनफोर्समेंट की बात करें तो सेल्फ एनफोर्स बाय इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट पॉलिसीज. तो इनको कौन एनफोर्स करता है बिजनेस के ऊपर? हमारा कह सकते हैं जो बिजनेस ओनर्स है, कोई इंडिविजुअल है, हमारी जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज है, उनकी हेल्प से एनफोर्स करते हैं इन बिजनेस एथिक्स को अपने बिजनेस में. लेकिन अगर हम लॉस की बात करें तो ये एनफोर्स होते हैं बाय कोर्ट, पुलिस एंड रेगुलेटरी बॉडीज. पनिशमेंट फॉर वायलेशन. तो अगर हम बिजनेस एथिक्स के अंदर कोई वायलेशन करते हैं तो क्या होता है? सोशल क्रिटिसिज्म, लॉस ऑफ रेपुटेशन. अब अगर हमें होता है तो एक हमारा एथिक्स क्या है कि हम कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोवाइड करें. अगर हम वहां पर खराब क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे या जो डैमेज प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा? सोशल जो हमारे
तो उससे क्या होगा, हमारा एक जो सोशल क्रिटिसिज्म होता है वो होता है होने लग जाएगा, हमारी जो एक गुडविल है, इमेज सोसाइटी के अंदर वो खराब होने लग जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं लॉस की बात करूँ, वहाँ पर हम इसको वायलेशन करेंगे तो वहाँ पर हमें पेनल्टीज़ लग सकती हैं, जो कि आपके फाइन हो सकते हैं, आपको जेल हो सकती है, या फिर आपका जो बिज़नेस का लाइसेंस है वो भी कैंसल हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल एंड कंटेक्स्ट बेस्ड, अब आपका जो बिजनेस एथिक्स है टोटली फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको आप जिस तरह चाहें उस तरह मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपके जो रूल्स होते हैं वो एकदम रिगिड होते हैं और यूनिफॉर्म होते हैं, वो स्ट्रिक्ट होते हैं, फिक्स होते हैं, उसके अंदर आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। जिस तरीके से उनको गवर्नमेंट ने बना रखा है, उनको रेगुलेट किया गया है, उनको क्रिएट किया गया है, उसी तरह आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्कोप की देख लेते हैं, तो ब्रॉडर स्कोप है, कवर्स विद व्हाट इज मॉरली राइट और रॉन्ग। तो अगर मैं बिजनेस एथिक्स के थ्रू बात करूँ तो यहाँ पर हमें पता लगता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर मैं लॉस की बात करता हूँ तो ये बात करता है सिर्फ कि लीगली राइट और लीगली रॉन्ग, इसके लिए सही गलत एथिक्स मॉरल्स कुछ नहीं है। लेकिन ऑन द पेपर्स ये सिर्फ बात करता है, डिफाइन करता है कि लीगली क्या चीज आपके लिए सही है क्या नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इनके, तो प्रमोट फेयरनेस, इंटीग्रिटी एंड स्टेक होल्डर ट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को अच्छे प्रोडक्ट मिले, आप अच्छे काम करें, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज आपकी फेयर हो, इंटीग्रिटी हो आपके काम में, और एक स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट आप बिल्ड कर सकें। ये तो ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे बिजनेस एथिक्स के। लेकिन अगर मैं लॉस की बात करूं तो मेंटेन ऑर्डर्स, प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस। कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, अपने ऑर्डर्स को मेंटेन करना और जस्टिस को इंश्योर करने के लिए हमें लॉस की रिक्वायरमेंट होती है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात करें, मे वेरी अक्रॉस कल्चर्स एंड पर्सनल बिलीफ। तो आपके जो बिजनेस एथिक्स होते हैं हर एरिया के कह सकते हैं अलग हो सकते हैं। इंडिया के अंदर हमारे बिजनेस एथिक्स हो सकता है कुछ और हो, दूसरी कंट्री में बिजनेस एथिक्स कुछ और हो। तो मतलब कल्चर, क्योंकि इन्हें बनाने वाला कौन होता है, हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन, हमारी फिलोसफी, हमारा कंसाइंस, इन सब चीज से हमारी बनते हैं एथिक्स। और हर एरिया का ये सभी चीजें जो हमारे कल्चर, रिलीजन, कास्ट, सोसाइटी, फिलोसफी, ये सभी अलग अलग होती हैं। लेकिन आपके जो लॉस होते हैं ये यूनिफॉर्म होते हैं और अप्लाइड विद इन द जुरिडिक्शन। हर केस के अंदर, हर बिजनेस लॉस के अंदर एक जुरिडिक्शन डिसाइड होती है कि ये रूल किस लिमिट तक, किस पॉलिटिकल बाउंड्री तक अप्लाई होगा। तो वहां तक वो रूल आपका यूनिफॉर्म सिंपल सेम होता है। एग्जांपल देख सकते हैं कि पेइंग फेयर वेजेस इवन इफ नॉट लीगली रिक्वायर्ड। अब हमारे पास कोई वर्कर काम कर रहा है, हो सकता है उसके रिगार्डिंग कोई एक, क्योंकि मिनिमम सैलरी का हमारे पास रूल है, लेकिन ये नहीं है कि उससे ऊपर अगर कोई काम करे तो कितनी सैलरी दे। तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि जितना काम करे उसके हिसाब से उसको एक फेयर वेजेस दी जाए, बेशक ये हमारे पास लीगली रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर लॉस की बात करें तो पेइंग मिनिमम वेजेस एज अ मैंडेटरी बाय लेबर लॉस, यही मैंने अभी बात करी आपको कि हमारे पास एक मिनिमम सैलरी का, मिनिमम वेजेस का लॉ है, उसे तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एथिक्स एंड लॉस। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग appropriate examples to discuss how individual factors come to way of business ethics। कि कैसे हमारे जो इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस एथिक्स को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी पर्सनल वैल्यूज। अब पर्सनल वैल्यूज में हम किसको इंक्लूड करते हैं, कोर बिलीफ और मोरल स्टैंडर्ड्स एंड इंडिविजुअल हुड शेप एथिकल डिलेमा या एथिकल डिसीजन। अब इसमें बात करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन ऑनेस्ट है कौन नहीं है। इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स इन बिजनेस। इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, अ पर्सन हु वैल्यू ऑनेस्टी विल अवॉइड मैनिपुलेटिंग सेल्स डेटा। अब कोई अगर पर्सन है, उसकी क्या कह सकते हैं, उसकी जो पर्सनल वैल्यू क्या है, ऑनेस्टी है उसकी पर्सनल वैल्यू, वहां पर वो कभी भी सेल्स के अंदर एक फेक डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और जब वो डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस एथिक्स को भी वहां पर इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज फैमिली बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग एंड फैमिली इन्फ्लुएंस अफेक्ट परसेप्शंस ऑफ राइट और रॉन्ग। अब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अब अगर कोई एक ह्यूमन बीइंग है, उसने बाय चांस कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं सिविल सर्वेंट के घर में बर्थ लिया, उसकी फैमिली पूरी ईमानदार थी, पूरी फैमिली जो चैन है उसकी कहीं ना कहीं एक फोर्स डिपार्टमेंट में है, तो उसका जो एक माइंड सेट होगा वो भी उसी तरीके से होगा। लेकिन अगर यहीं पर कोई एक बच्चा है जो थीफ के घर में जन्म ले लेता है, चोरों के घर में जन्म लेता है, तो उसकी मेंटलिटी वैसी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है वो इन्फ्लुएंस करता है आपका जो परसेप्शन होता है उसको डेवलप करने में कि क्या सही है क्या गलत है। अब नॉर्मल बीइंग है उसके लिए चोरी करना गलत है, लेकिन एक चोर के लिए चोरी करना गलत नहीं, क्योंकि उसके लिए वो एक कह सकते हैं एक मीडियम है अपनी लाइफ को चलाने का। तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलीजन एंड बिलीफ्स। सो रिलीजियस टीचिंग ऑफन
instill ethical principles like truth, fairness, etc. अब आपके रिलीजन के भी कुछ बिलीफ्स होते हैं। हर रिलीजन में, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई, मतलब कोई भी रिलीजन है आपका, तो हर रिलीजन के कुछ बिलीफ्स होते हैं। उनके हिसाब से भी आपका जो कह सकते हैं जो इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं डेवलप होते हैं और फिर वो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। लाइक डिवोट फॉलोवर मे रिफ्यूज टू एंगेज इन अ करप्ट प्रैक्टिसेस। अब अगर कोई कह सकते हैं आपकी कंपनी में आपको करप्शन के लिए बोल रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी अनएथिकल एक्टिविटीज के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो रीजन है बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पर आप क्या करोगे? क्योंकि आपके रीजन ने आपको बताया आपको सच बोलना है, एकदम सही रहना है, तो वहां पर आप उस एक्टिविटी को मना कर दोगे, उसमें अपने आप को एंगेज नहीं करोगे। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपकी एजुकेशन कैसी हुई है। एजुकेशन में कहीं ना कहीं आपके एथिक्स आ जाते हैं, आपकी एथिकल एक्टिविटीज आ जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग थिंकिंग, आपकी पावर आ जाती है। तो जैसी आपकी एजुकेशन और अवेयरनेस होगी, उसी हिसाब से आप अपने डिसीजंस को लोगे बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट वन इज पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी के अंदर हम बात करेंगे कि इंटीग्रिटी, एम्पैथी या सेल्फ डिसिप्लिन कैसा है आपका। ये सारे क्या है? ये सारे हमारे कह सकते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर मैं कहूँ कि इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा है, या आप एम्पैथी रखते हैं दूसरों के साथ, या सेल्फ डिसिप्लिन आपका बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपके जो सेल्फ डिसिप्लिन है, इसकी हेल्प से आप कह सकते हैं कभी ब्रेवरी नहीं लोगे, कभी भी एक जो एक होता है ना कि अनएथिकल एक्टिविटीज, उनको नहीं करोगे, या किसी भी फेवरेटिज्म को नहीं करोगे। आप एकदम एक लीगली और राइट कैंडिडेट के साथ ही वर्क करोगे। अगर आपके पास ऑप्शन होता है कि किसी को आपको प्रमोशन देना है, तो वहां पर आप फेवरिज्म नहीं देखोगे, आप देखोगे कौन है जो कंपनी के लिए एग्जैक्टली सही से काम कर रहा है, आप उसके लिए काम करोगे। तो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसी है वो भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। एक्सपीरियंस, आपका पास्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि जैसे आपका एक्सपीरियंस होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखते हैं। आपकी जो स्किल्स होती हैं, आपका जो नॉलेज है, आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर है, वो आपके पास्ट से आती है। तो अगर आपका पास्ट अनएथिकल था, तो आप अनएथिकल एक्टिविटीज ही करोगे, और अगर आप पास्ट में हरदम एथिक्स के साथ रहते थे, कह सकते हैं एक जो आपके बिलीव्स होते हैं, मोरल्स होते हैं, उनके साथ रहते, तो आज भी आप वैसा ही काम करोगे। नेक्स्ट वन इज कल्चरल बैकग्राउंड, कि आपका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, आपकी जो सोसाइटी थे वो एथिकल थी नहीं थी, उसके अंदर किन किन चीजों का एक्सेप्ट किया गया था, किन को नहीं किया गया था, वो सारी चीजें यहाँ पर फोकस करेंगी। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। सो फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस में होता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा, इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट आएगा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो डिपेंड करता है कि जैसे आपने कंसर्न ओवर लीगल एक्शंस, जॉब लॉस और डैमेज टू रेपुटेशंस कैन डिटर। अब हो सकता है मेरे को मेरे मैनेजर ने एक्स वाई जेड वर्क दिया जो कि मेरे एथिक्स के अगेंस्ट था, लेकिन मेरे को ये पता है कि अगर मैं इसको करूंगा तो ही मैं इस जॉब में कंटिन्यू कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरी जॉब चली जाएगी, सस्पेंशन हो जाएगा, जॉब लॉस हो जाएगी। मतलब कोई भी ऐसा फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूंगा कि अगर इसको नहीं करा तो ये मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से, उस रीजन से, उस डर से मैं उस अनएथिकल एक्टिविटीज को करने लग जाता हूँ या करता हूँ। नेक्स्ट वन इज पीयर इन्फ्लुएंस, मतलब हमारे जो कलीग्स होते हैं, हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स होते हैं, हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कैसे हैं। कहीं ना कहीं जैसी आपकी कंपनी होगी वैसे ही आपके एथिक्स डेवलप होंगे, फिर वही चीजें आपके बिजनेस एथिक्स में भी आपको देखने को मिलेंगी। लास्ट वन इज लोकस ऑफ कंट्रोल। कि लोकस ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि हमारा आउटकम क्या है, क्या आउटकम जो है वो हमारे कंट्रोल है या नहीं है। सच अ पर्सन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवॉइड ब्लेमिंग अदर फॉर अनएथिकल। कई बार क्या आपने देखा होगा कि अगर कोई एक्स वाई जेड एक मैनेजर है, उसने किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया, कोई काम कर रहा है, और वहां पर कुछ कह सकते हैं नेगेटिव आउटकम आ गया, तो ये नहीं कि वो एकदम दूसरों को रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अगर उसका लोकस ऑफ कंट्रोल था, उसको लगता था, उसको बिलीव था कि हाँ उसका जो आउटकम है वो उसके अंडर ही आएगा, और कहीं ना कहीं वो एथिकली उन सभी नेगेटिव आउटकम्स के लिए भी खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, जो उसकी वजह से आए। तो ये हमारे कुछ पर्सनल फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, जो कि हमारे बिजनेस एथिक्स को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सिटीजनशिप वाइज अ बिजनेस, सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट केस स्टडी। तो केस स्टडी भी देनी है आपको, और आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट में बात कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट सिटीजनशिप होती क्या है। आपको कम से कम कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। So corporate citizenship means a business behaves like a responsible member of society. तो
कॉर्पोरेट सिटीजनशिप के अंदर हमारा जो बिजनेस है एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर की तरह रिएक्ट करता है सोसाइटी में. इट इन्वॉल्व्स गोइंग बियॉन्ड प्रॉफिट मेकिंग टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट. दिस इंक्लूड्स एथिकल प्रैक्टिसेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट. तो यहाँ पर हमारा जो बिजनेस ओनर होता है, जो स्टेक कह सकते हैं, जो है वो प्रॉफिट को छोड़कर सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करता है, इन्वायरमेंट के लिए वर्क करता है, अपनी जो सारी प्रैक्टिस सारी एथिकल रखता है, सीएसआर पे वर्क करेगा और देखेगा किस तरह वो अपने जितने भी स्टेक होल्डर है, मतलब कोई भी पार्टी जो उससे बिजनेस से रिलेटेड है, किस तरह उनके बेनिफिशियल के लिए वर्क कर सकता है. तो यहाँ पर इनका टोटल कह सकते हैं जो डिसीजन होता है, टोटल जो मोटिव था प्रॉफिट ना होकर हमारा होता है कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट के लिए किस तरह हम कंट्रीब्यूशन दें पॉजिटिवली. ये होता है आपका मीनिंग कॉर्पोरेट सिटीजनशिप की. अब कॉर्पोरेट सिटीजनशिप वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस कोड. तो ट्रेडिशनल में अगर हम बिजनेस की बात करें तो वहां पर मतलब क्या हुआ करता है, सिर्फ शेयर होल्डर प्रॉफिट की बात करते हैं. शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे, सिर्फ हम उनके मैक्सिमाइजेशन की बात करते थे, उनके प्रॉफिट की बात करते थे. लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट कॉर्पोरेट सिटीजनशिप एनक्योर्स या एनकरेज बिजनेस टू फोकस ऑन ट्रिपल बॉटम लाइन: पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट. अब जो हमारी कह सकते हैं कॉर्पोरेट सिटीजनशिप है, ये फोकस करती है, एनकरेज करती है ट्रिपल बॉटम लाइन. इसमें क्या कहते हैं? पीपल्स के लिए, प्लेनेट के लिए और प्रॉफिट के लिए. तो ये तीनों चीजों फोकस करती है कि हमें प्रॉफिट भी जनरेट हो, हम सोसाइटी के बेटरमेंट में भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें, उसके साथ ही साथ हम इन्वायरमेंट के लिए भी वेलबींग वर्क करें. तो ये तो डिफरेंस होता है हमारा कॉर्पोरेट सिटीजनशिप और हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर. अगर इन दोनों के अंदर हम डिफरेंस देखते हैं तो ट्रेडिशनल जो बिजनेस होता है वो बात करता है सिर्फ शेयर होल्डर्स की, मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट करा है आपकी कंपनी में, सिर्फ इन्वेस्टर्स की. लेकिन हम कॉर्पोरेट सिटीजन की बात करते हैं, ऑल पार्टीज जो आपके बिजनेस से जुड़ी हैं किसी भी तरीके से, आपका क्रेडिटर हो, आपका डेटर हो, आपका कस्टमर हो, आपका इन्वायरमेंट हो, आपका सोसाइटी हो, आपकी गवर्नमेंट हो, मतलब कोई भी जो आपके बिजनेस से किसी भी तरीके से जुड़ा है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ये उन सभी के लिए वर्क करते हैं. आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करता वो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड हुआ करता. लेकिन आज का जो आपका जो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप है, ये रिस्पॉन्सिबल प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब रिस्पॉन्सिबल भी है सोसाइटी के लिए, सीएसआर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए. इसके साथ साथ प्रॉफिट हर किसी को चाहिए, लेकिन प्रॉफिट के साथ अदर चीजों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट वन इज लीगल कंप्लायंस इज सफिशिएंट. तो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जो हमारे लीगल्स रूल्स रेगुलेशंस थे बहुत ज्यादा थे. लेकिन अगर कॉर्पोरेट सिटीजनशिप की बात करूं, वॉलंटरीली एथिकल्स या एथिकल प्रैक्टिसेस रिक्वायर. तो जो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप होती है, ये आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये करना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपने आप को वॉलंटरीली वर्क करती है. जो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस था वो कह सकते हैं एक शॉर्ट टर्म आउटलुक होता है, शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं. लेकिन जो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप है, ये कॉन्सेप्ट है आपके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का, कि किस तरह आप लॉन्ग टर्म में रन कर सकते हैं. और इसके साथ ही साथ हम कुछ इनके फीचर्स और बेनिफिट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स में उतना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है. तो की फीचर्स अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहला है एथिकल कंडक्ट. एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर बात करते हैं सोसाइटी की, बेटरमेंट की, इन्वायरमेंट की, स्टेक होल्डर्स की, इन सभी के बारे में. नेक्स्ट वन इज स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके अंदर अपने सारे स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं, चाहे एम्प्लॉइज हो, कस्टमर हो, कम्युनिटीज हो, सोसाइटी हो, एनीथिंग. थर्ड वन इज सस्टेनेबिलिटी. ये लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, इसके रिलेटेड. नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी डेवलपमेंट. ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लिए सीएसआर में भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, इन्वायरमेंट, वाटर, मतलब इन सभी चीजों के लिए भी, जिससे कि ये कह सकते हैं कम्युनिटी को डेवलप किया जा सके, उनकी लाइफ को बेटर किया जा सके, उसके लिए वर्क करते हैं. नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी. अब इनके अंदर जो भी इनकी सीएसआर रिपोर्ट होती है या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होती है, वो ओपनली अवेलेबल होती है पब्लिक के लिए, इनके सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, दिखाते हैं कि हाँ हमने एग्जैक्टली क्या करा है, क्या नहीं करा है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स. तो ये हमारे कुछ की फीचर्स हैं कॉर्पोरेट सिटीजनशिप के. अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग रेपुटेशन एंड ट्रस्ट. कहीं ना कहीं जब आप इतना वर्क करोगे सोसाइटी के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी के लिए, तो आपकी जो रेपुटेशन है और ट्रस्ट है वो आपका इंक्रीज होगा. अट्रैक्ट लॉयल कस्टमर्स. जब आप ऐसे काम करोगे, कहीं ना कहीं आप कुछ लॉयल कस्टमर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. इसके साथ ही साथ आपके जो एम्प्लॉयज होंगे वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. इसमें आप टाटा ग्रुप का एग्जांपल ले सकते हैं. टाटा ग्रुप इस टाइम पे अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयज के लिए, तो इसके जो कस्टमर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा लॉयल है, और उसके साथ साथ जो
एम्प्लॉइज है, क्योंकि हर एम्प्लॉय का एक टारगेट होता है कि हाँ मुझे टाटा ग्रुप में जॉब करनी है। ये नहीं कि ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कॉन्ग्लोमरेट है, इंडस्ट्रियल ग्रुप है, लेकिन इनके जो एथिक्स है, इनके जो मोरल्स हैं, वो बहुत ज्यादा बेटर है, सबसे अच्छे हैं आज के टाइम में अगर मैं बात करूं कंपैरिजन टू अदर इंडस्ट्रीज। केस स्टडी में भी हमारे पास टाटा ग्रुप ही है। अ मॉडर्न कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। The Tata Group is a widely known as integrating corporate citizenship into its business philosophy. तो टाटा ग्रुप ने अपने जितने भी बिजनेस, हर बिजनेस के अंदर कॉर्पोरेट सिटीजनशिप को इंटीग्रेट कर रखा है। कहीं ना कहीं देखो किन किन चीजों का इनिशिएटिव दिखाता है टाटा ग्रुप हमारा। हेल्थ केयर के अंदर इसके जैसे आपके जैसे कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, टीबी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, टाटा ट्रस्ट हैं, जो सिर्फ हेल्थ केयर के लिए वर्क करते हैं। एजुकेशन में अगर आप बात करें, जैसे हमारा टिस है या आईआईएससी है, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन और हमारी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द एजुकेशनल गोल्स। कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर हम बात करेंगे रूरल अपलिफ्टमेंट, वाटर प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट इन ट्राइबल एरियाज। इन्वायरमेंट के लिए अगर देखो तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय टाटा मोटर्स, सोलर एनर्जी बाय टाटा पावर्स, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, किस तरह उसको हम एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए इंट्रोड्यूस पीएफ, ग्रेचुटी, मैटरनिटी लीव एंड अर्ली ऑन। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्प्रूव्ड लीव्स ऑफ मिलियंस, 60% ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी गो टू चैरिटेबल कॉजेज। तो टाटा का जितना ही प्रॉफिट होता है उसका 60% वो चैरिटी के लिए दे देते थे, या यूं कह सकते हैं कि आप कॉर्पोरेट सिटीजनशिप के लिए अपना डोनेट कर देते हैं। सो टाटा रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड एडमायर्ड ब्रांड्स इन इंडिया। तो आज के टाइम पे जो टाटा है सबसे ट्रस्टेड और एडमायर ब्रांड है इंडिया का। ये आपका इस तरह आप कंप्लीट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको कॉर्पोरेट सिटीजनशिप को एक्सप्लेन करना है, फिर ट्रेडिशनल बिजनेस को एक्सप्लेन करना है, दोनों को कंपेयर करना है, फिर आप सिटीजनशिप के फीचर्स बता सकते हैं, बेनिफिट्स बता सकते हैं, और फिर आप इसकी केस स्टडी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंटरनेशनल बिजनेस। हाउ डज इट एड्रेस द कंसर्न ऑफ थ्री पिलर्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीएसआर होता क्या है। So CSR refers to a company commitment to operate ethically, contribute to economic development, and improve the quality of life of its workforce, their families, and society at large. तो सीएसआर के अंदर हम बात करते हैं, कंपनी कमिटमेंट होती है कि वो अपने बिजनेस को एथिकली कंडक्ट करेगी, ऑपरेट करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, इसके साथ ही साथ जो उसके वर्कफोर्स है उनकी लाइफ को इम्प्रूव करेगी, उनकी फैमिलीज को इम्प्रूव करेगी, और इसके साथ ही साथ जो हमारी कंप्लीट सोसाइटी है उसके बेटरमेंट के लिए, उसके अपलिफ्ट के लिए वर्क करेगी। In the context of international business, CSR plays a vital role due to global interdependence, rising consumer awareness, and diverse stakeholders. तो इंटरनेशनल लेवल पे हम देखेंगे कि अब कौन कौन से इम्पोर्टेंस हैं जो कि सीएसआर के इंटरनेशनल बिजनेस पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्या है? बिल्ड ग्लोबल रेपुटेशन। अब आप खुद देखिए, अगर आपकी सीएसआर आप अच्छे से कर रहे हैं, आप कंप्लीट एक कह सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने में, या कह सकते हैं जो अपने जो इनिशिएटिव्स होते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट, ये सभी आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक रेपुटेशन होती है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो बिल्ड होती है, और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपेंशन होता है वो बहुत ईजिली होता है। सो इन इंटरनेशनल मार्केट सीएसआर हेल्प्स टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्थ या ट्रस्टवर्थी ब्रांड इमेज। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर अंडर constant scrutiny, and responsible practices improve their credibility among customers, regulators and investors। तो अगर किसी भी कंपनी को क्रेडिटर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, रेगुलेटर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अपनी इमेज को इंप्रूव करना है, तो वहां पर सीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज लीगल एंड एथिकल कंप्लायंसेस। अगर आपको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, किसी भी कह सकते हैं फाइन से, या अपने जो भी लाइसेंस है या एंटी करप्शन जो भी आपकी पॉलिसीज है उन सभी से बचना है, तो कहीं ना कहीं अगर आप सीएसआर पॉलिसीज को अडॉप्ट करोगे पूरे तरीके से, तो कहीं ना कहीं आप हर सारे रूल्स को भी फॉलो करोगे, कंप्लायंसेस को भी फॉलो करोगे, और रेगुलेशंस को भी फॉलो करोगे। जैसे कि आपके जैसे लेबर लॉज होते हैं, आपके इन्वायरमेंटल लॉज है, आपके एंटी करप्शन पॉलिसीज है, मतलब ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि आप फॉलो करोगे, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस कंडक्ट करने के लिए कभी भी नहीं आएंगी। नेक्स्ट वन इज कल्चरल सेंसिटिविटी एंड सोशल एक्सेप्टेंस। अब अगर किसी कंपनी का जो सीएसआर है बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक्सेप्टेंस होती है दूसरी कंट्रीज में, दूसरे एरियाज में, दूसरे रीजन्स में, दूसरे रीजन्स के अंदर उसके प्रोडक्ट की, वो इंक्रीज हो जाती है। अब अगर कोई है, कह सकते हैं कोई एमएनसी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो एजुकेशन के ऊपर
या कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करती है, तो उसके प्रोडक्ट को एक अलग ही लेवल पे एक्सेप्टेंस मिलेगी कंपैरिजन टू उसके कॉम्पिटिटर से। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिस्क मैनेजमेंट। So CSR helps companies avoid scandals and conflict by promoting transparency and responsible behavior. अब अगर आप सीएसआर को कंप्लीट कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, इसके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो स्कैंडल्स होते हैं उनको अवॉइड करोगे, अपने ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करोगे और एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को शो करोगे, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं आपकी जो एक रेपुटेशन होती है वो भी इम्प्रूव होती है। आपके पास जो रिस्क होते हैं किसी वायलेशन के वो भी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब अगर आपके सीएसआर बहुत अच्छे हैं, आपकी सोसाइटी के लिए वर्क अच्छा है, आपके पास लॉयल कस्टमर्स है, आपके पास अच्छे एम्प्लॉइज हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाती है कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल ग्लोबल सप्लाई चेन्स। So CSR ensure responsible sourcing, fair labor practices, and environmental sustainability across global operations, which is critical in international business. जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं तो आप हमें लेबर प्रैक्टिसेस के बारे में भी देखना होता है, हमें इन्वायरमेंटल रूल्स रेगुलेशंस को देखना होता है, प्रोक्योरमेंट को देखना होता है, ऑपरेशंस को देखना होता है। और अगर आप सीएसआर को इनेबल कर रहे हैं इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप इन सारे रूल्स को रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, जिसके थ्रू कि आपका जो बिजनेस है इजिली रन हो पाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट वन इज इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब अगर आप सीएसआर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सीएसआर की हेल्प से ही आपके कह सकते हैं एक इनोवेशन को हेल्प करते हैं, क्योंकि जब आप सीएसआर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप किस तरह अपने मॉडल्स को और बेटर बना सकते हैं जिससे कि आप लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रह सकें। तो इन सभी चीजों के बारे में कौन बात करते हैं? हमारे सीएसआर बात करते हैं। ये तो थे हमारे कि किस तरह सीएसआर जरूरी है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। लेकिन अब हम देखेंगे कि उन 3 पिलर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 पिलर्स हैं, वो कौन से होते हैं आपके सीएसआर के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर? वो होता है पहला इकोनॉमिक पिलर, दूसरा सोशल और तीसरा एनवायरमेंटल। आपको हरदम याद रखना है कि किस तरह कौन से 3 पिलर्स बिजनेस के, 3 चीज होती है बिजनेस के लिए बहुत जरूरी। पहला इकोनॉमिक पिलर। इकोनॉमिक के अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह अपनी कॉस्टिंग को रिड्यूस करें, अपने वेस्ट को कम करें, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें और अपने बिजनेस के अंदर एक सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को लेके आए। ये सारी पार्ट होगी इकोनॉमिक पार्ट। दूसरा होता है सोशल पार्ट, कि किस तरह हम अपने बिजनेस के अंदर अपने वर्कर्स को एक फेयर वेजेस दें, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, सोसाइटी के लिए इन्वायरमेंट के लिए काम करें, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें, अपनी पॉवर्टी को कम करें। सीएसआर के थ्रू कहीं ना कहीं हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात करें, अपने कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएं। तो ये सारे पार्ट हो जाते हैं सोशल फैक्टर या सोशल पिलर। और थर्ड वन इज इन्वायरमेंटल पिलर। इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं, हम किस तरह ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें जो कह सकते हैं पॉल्यूशन ना करे, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, बायोडिग्रेडेबल हो, वेस्ट कम हो, उससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो सके हमारे, हम जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल लॉज है उनको फॉलो करें, या फिर कह सकते हैं जो ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स है उनको सपोर्ट करें। तो ये बेसिकली 3 आपके पिलर्स होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल। इन दोनों पिलर्स को फोकस कर कर, इन तीनों के साथ हम वर्क कर कर कहीं ना कहीं एक अच्छे बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर मैं कंक्लूजन करता हूँ इस क्वेश्चन का, सो इन टूडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड सीएसआर इज अ नेसेसरी, नॉट लग्जरी। तो आज के टाइम पे सीएसआर एक जरूरत बन चुका है, ना कि आपकी लग्जरी। आपको सिर्फ दिखाना है कि आप ये कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में जहां पर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, वहां के लिए कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक टूल है, जिसका यूज कर कर आप अपने लीगल कंप्लायंस से बच सकते हैं, अपनी रेपुटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अपना जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपके जो प्लेनेट है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, उन सभी के वेल बींग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो सीएसआर इफेक्टिवली address the concern of all three pillars of business and lay the foundation of sustainable and inclusive growth। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सीएसआर है वो इन तीनों पिलर्स को लेकर ही इनको कंबाइन कर कर चलता है और इनके तीनों के कंसर्न्स को पूरा करता है, जिसके थ्रू कि हमारी कह सकते हैं जो एक हमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ मिलती है बिजनेस के अंदर। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तीसरा अटेम्प्ट करना आपको। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब 4 फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीएसआर इन इंडिया। इंडिया के अंदर सीएसआर की स्टार्टिंग कैसे हुई 4 फेज के अंदर। तो सबसे पहला फेज हम बात करते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट एरा, प्री इंडिपेंडेंस अप टू 1947। सो 1947 से पहले का फेज था ये, नेचर ऑफ सीएसआर। सो वॉलंटरीली
चैरिटी एंड रिलीजियस डोनेशन। यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे कि आपको इतनी चैरिटी करनी है या इतना डोनेशंस देना है। यहाँ पर जो भी आपके बिजनेस ओनर्स थे वो अपनी मर्जी से वॉलेंटरली इस चैरिटी को, इस डोनेशन को दिया करते थे। इसे कह सकते हैं कि आप फिलैंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं, फिलैंथ्रोपी कहते हैं, या कह सकते हैं जो भी उस टाइम पे अपनी मर्जी से विदाउट एनी प्रेशर अपने कुछ अमाउंट को, कुछ प्रॉफिट को डोनेट करते थे फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ड्राइवर्स कौन थे? स्पिरिचुअल बिलीफ्स, कल्चरल वैल्यूज एंड द प्रिंसिपल ऑफ धर्मा ड्यूटी। तो इनका क्या रीजंस थे वो करते थे? कुछ इसको अपना कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल बिलीफ मानते थे, कुछ की कल्चरल वैल्यूज ऐसी थी कि हाँ अगर हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, या कुछ इसको अपना धर्म मानते थे कि हाँ मैंने सोसाइटी से ही कमाया है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए मुझे काम करना चाहिए। सो मेन एक्टिविटीज इसके अंदर क्या क्या हुआ करती उस टाइम पे? एस्टेब्लिशिंग टेम्पल्स, schools, water tanks and rest houses, धर्मशालास। तो मेन एक्टिविटीज जो हमारी 1947 से पहले करी जाती थी एज अ सीएसआर के लिए विदाउट एनी रूल्स रेगुलेशन, वो थी स्कूल्स बनवा देते थे, कॉलेज, वाटर टैंक्स, रेस्ट हाउस, टेम्पल्स, इन सभी चीजों के लिए काम किया करते थे। बिजनेस फैमिलीज इन्वॉल्व, इनमें कौन कौन सी फैमिलीज थी जो ये काम करती थी उस टाइम पे बिफोर 1947? तो वेल्थी मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियल फैमिलीज लाइक टाटा, बिरलास एंड बजाज कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंटली टू सोशल वेलफेयर। तो उस टाइम पे जो हमारे जो आज के टाइम बिजनेस टाइकून्स है, चाहे हम टाटा ग्रुप की बात करें, बिरला ग्रुप की, बजाज, या मतलब जो भी हमारे वेल्थी मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रियल फैमिलीज थी, वो सभी इन कामों में इन्वॉल्व थी। फोकस एरिया क्या था? फोकस एरिया रहा करता है इनका कम्युनिटी वेलफेयर, एजुकेशन, रिलीजियस कॉजेज। कहीं ना कहीं कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करते थे, एजुकेशन के लिए और रिलीजियस कॉजेज के लिए। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जमशेद जी टाटा जो भी थे सपोर्टेड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग लॉन्ग बिफोर द टर्म सीएसआर वाज फॉर्म कॉन्सिडर्ड। जब सीएसआर फॉर्म भी नहीं हुआ था उससे पहले ही जो हमारे जमशेद जी टाटा जी थे उन्होंने एजुकेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए अलग इनिशिएटिव्स लेकर इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये कह सकते हैं इन्होंने वॉलंटरली काम करते थे विदाउट एनी रूल्स रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट कह सकते हैं प्रेशर। सेकंड फेज कब स्टार्ट होता है? 1947 से 1960 के बीच में। इसको हम गांधीयन या ट्रस्टीशिप एरा कहते हैं। सो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। तो ये किससे इन्फ्लुएंस थे? महात्मा गांधी से। वेयर हिज बिजनेस वर एक्सपेक्टेड टू मैनेज वेल्थ एज अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो इनका यह मानना था इस एरा के अंदर कि आप जो भी मैनेज करते हैं, जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, कहीं ना कहीं वो किसके लिए आप यूज करनी है आपको ट्रस्ट, वो बेनिफिट, वो प्रॉफिट सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, उसके वेल्थ के लिए। नेचर ऑफ सीएसआर यहाँ पर क्या करते थे? वॉलेंटरली बट मोरली ड्रिवन। यहाँ पर कोई ऐसा स्पेसिफिक सेक्टर नहीं था जहां पर वो इस चीज के लिए काम करते थे, हर कोई जो लगता था ठीक वो उसके लिए वर्क करते थे। अगर इसके अंदर हम एक्टिविटीज की बात करते हैं, क्या एक्टिविटीज होती थी, तो रूरल डेवलपमेंट की बात करते थे, प्रमोशन ऑफ खादी की बात करी गई। महात्मा गांधी के टाइम पे तो सबसे मेन फोकस था खादी के ऊपर। खादी क्यों था? क्योंकि ये हम इंडियंस के थ्रू ही बनाई जाती थी। या फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। So business role consider as partner in nation building after independence। तो उनका रोल क्या था बिजनेस रोल? वो एज अ कंसिडर थे, पार्टनर्स थे नेशन बिल्डिंग को बनाने के लिए आफ्टर। क्योंकि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी कंट्री की जो कंडीशन थी बहुत अच्छी नहीं थी, हम किसी भी सेक्टर में इतने सेल्फ रिलायबल नहीं थे कि अपनी नीड्स को खुद पूरी कर सके। तो कहीं ना कहीं जो हमारे बिजनेस ओनर्स थे, इंडस्ट्रीज थे, ये सामने आए एज अ पार्टनर फॉर द नेशन बिल्डिंग। Focus area, community development and social justice. Quote by Gandhi, industries should consider themselves as a trustee of the society and use their wealth for the welfare of the people। तो एक कोट दिया था महात्मा गांधी जी ने कि इंडस्ट्रीज जो भी हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें अपने आप को सोसाइटी का ट्रस्टी मानना चाहिए खुद को, और उनको उनके पास जो भी वेल्थ है कहीं ना कहीं उस वेल्थ का सोसाइटी के लिए, पीपल्स के वेलफेयर के लिए यूज करना चाहिए। कहीं ना कहीं उस टाइम पे तो महात्मा गांधी जी का इन्फ्लुएंस था, बहुत ज्यादा था। उसकी वजह से जो हमारे इंडस्ट्रीज थे, जो हमारे बिजनेसमैन थे, जो हमारे जो भी वेल्थी ग्रुप्स थे, वो सभी सामने आए फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल्स। इसके बाद हमारा थर्ड फेस आता है लीगल एंड एथिकल फोकस। 1970s से 1990s के बीच का एरा होता है, एरा ऑफ मिक्स इकोनॉमी एंड स्टेट कंट्रोल ओवर बिजनेस। तो इस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो मिक्स इकोनॉमी थी, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स थे, कुछ गवर्नमेंट प्लेयर्स थे हमारी कह सकते हैं, और जो हमारे बिजनेस थे वो मोस्टली हमारे स्टेट कंट्रोल के अंडर आते थे। ड्राइवन राइज ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, regulations like MRTP, increasing
वर्कर राइट्स, तो इनके क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारा जो ये थर्ड फेज डेवलप हुआ? रीजन ये था कि यहाँ पर अब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी वो इंक्रीज होने लगी एकदम से, उनका कह सकते हैं राइज होना स्टार्ट हो गया। जो आपका मिनिमम रिटेल ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी थी, या जो भी ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस आए जो कि आपके ट्रेड को कंट्रोल कर रहे थे, इसके साथ ही साथ आपके जो वर्कर्स होते हैं उनकी जो सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो सभी रूल्स रेगुलेशन सामने आने लग गए थे। CSR नेचर, एथिकल बिजनेस बिहेवियर एंड लिमिटेड वॉलंटरीली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या था, वो फोकस करने लग गए थे कि अब जो भी वर्क करें वो एक एथिकली वे में सही हो, एथिकल बिजनेस बिहेवियर पे मेन फोकस रहने लग गए थे। और जो भी उनका कह सकते हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस पर धीरे धीरे कम होने लग गए थे, क्योंकि अब उनका मेन फोकस था अपने बिजनेस को ग्रो करना, उसको एथिकली कंडक्ट करना। इसमें एक्टिविटीज कौन कौन सी थी कि वेलफेयर मेजर्स फॉर द एम्प्लॉइज, लेबर राइट्स एंड लिमिटेड सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर मेन फोकस था अपने एम्प्लॉइज के लिए, लेबर्स के राइट्स के लिए, और सोशल डेवलपमेंट के लिए लिमिटेड हो गए थे इस टाइम पे। कॉर्पोरेट बिहेवियर शिफ्टेड टूवर्ड्स कंप्लायंसेस एंड सोशल लेजिटिमेसी। अब यहाँ पर जो हमारे कॉर्पोरेट थे उनका जो बिहेवियर था वो कह सकते हैं जो वॉलंटरीली CSR के लिए काम करते थे, बेटरमेंट सोसाइटी के लिए काम करते थे, अब वो शिफ्ट हो गए कॉम्प्लायंसेस की तरफ। क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फोकस एरिया, एम्प्लॉय वेलफेयर, लेबर लॉस एंड सम कम्युनिटी प्रोग्राम। तो यहाँ पर मेन फोकस हो गया था उनके लेबर्स, उनके एम्प्लॉयज, उनकी कम्युनिटीज, उसके लिए मोस्टली काम करने लग गए थे। ऑब्जर्वेशन, CSR वाज सीन एज अ ऑब्लिगेशन रेदर देन द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर CSR को एक ऑब्लिगेशन की तरह देखा जाने लगा, ना कि अपॉर्चुनिटी की देखा देखी जाए। और जो हमारा जो लास्ट फोर्थ फेज है जो कि 1991 से आप कह सकते हैं LPG को अडॉप्ट करने के बाद से आज तक का जो प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक एंड मैंडेटरी। सो कंटेक्स्ट, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यहाँ पर ये तीनों को अडॉप्ट किया गया हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ड्राइवर्स क्या थे? इंक्रीज कंपटीशन, स्टेक होल्डर एक्टिविज्म, इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड ग्लोबलाइजेशन। कौन से रीजन से यहाँ पर CSR को मैंडेटरी किया गया? रीजन ये था कि जो कंपटीशन बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। स्टेक होल्डर एक्टिविटीज जो हो रही थी, या इन्वायरमेंटल जो भी कंसर्न था हमारे पास, चाहे हम बात करें कि ओजोन की, चाहे हम वाटर की बात करें, एयर क्वालिटी की बात करें, तो मतलब हमारे पास बहुत से ऐसे ड्राइवर्स आ गए जिन्होंने बिल्ड किया हमारे फेज 4 स्ट्रेटेजिक एंड मैंडेटरी CSR को। तो इसमें अगर हम नेचर की बात करें, स्ट्रेटेजिक, प्रोफेशनलाइज्ड एंड नाउ मैंडेटरी अंडर लॉस। यहाँ पर इस CSR को मैंडेटरी कर दिया गया अंडर लॉस। की माइलस्टोन्स देख लेते हैं हमारे CSR के। तो कंपनी एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस अ सेक्शन 135 मैंडेटिंग CSR फॉर अ सर्टेन कंपनीज रिक्वायरमेंट। 2013 जो हमारा कंपनी एक्ट था उसके सेक्शन 135 के अंदर CSR को मैंडेटरी कर दिया गया। कुछ अगर कोई कंपनी इन रिक्वायरमेंट को पूरा करती है तो उसको इतना करना पड़ेगा। अब अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा इक्वल है तो उसके लिए कंपलसरी हो गया। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ है या उससे ज्यादा है तो उसके लिए कंपल्शन हो गया। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, इक्वल है, तो उसके लिए कंपल्सन कर दिया। अभी कितना स्पेंड करेंगे हमारे CSR के लिए? कि मस्ट स्पेंड 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स। अब 3 साल में जो भी उनका एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 2% उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा CSR के लिए। तो फोकस एरिया एज पर शेड्यूल 7th of this act, education, healthcare, human empowerment, environment and rural development एक्सेट्रा। तो ये कुछ हमारे सेक्टर्स डिसाइड करे गए थे कंपनी एक्ट के अंदर, जो हमारा शेड्यूल 7 था, कि अबे आपको अपने CSR का जो भी पैसे हैं उसको इन इन सेक्टर्स में अप्लाई करना है। सो मॉडर्न अप्रोच क्या है? CSR इज इंटीग्रेटेड विद कोर बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। एग्जाम्पल, Infosys Foundation, Reliance Foundation and ITC eChopal models are examples of modern CSR initiative। ये हमारे 4 फेज थे CSR के डेवलपमेंट के। अब नेक्स्ट देखते हैं कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CSR कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि CSR की क्या कह सकते हैं ड्यूटीज होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो सबसे पहला इनकी क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी? फॉर्मुलेट CSR पॉलिसीज। क्योंकि अब कोई ना कोई उस जो आपको CSR कितना करना है, किस सेक्टर पे करना है, इसके लिए कौन रूल बनाएगा? तो वो रूल कौन बनाता है? CSR कमेटी का वर्क था, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है रेकमेंडेड एक्सपेंडिचर, कि आपको कितना पैसा CSR इनिशिएटिव पे इन्वेस्ट करना है, उसके लिए कौन काम करेगा? CSR कमेटी।
मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन। अब किसी कंपनी ने अपने सीएसआर में दिखा दिया कि हाँ मैंने अपना 2% प्रॉफिट फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए करा है, लेकिन उसकी प्रोग्रेस को चेक कौन करेगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर कौन करेगा? ये कौन करता है? आपकी सीएसआर कमेटी करती है। प्रिपेयर एनुअल एक्शन प्लान। एक्शन प्लान बनाती है कि हाँ इस साल सीएसआर के इतने पैसे हमारे पास बजट आया, इस बजट से इस सेक्टर्स में इतने टाइम पीरियड के अंदर ये वर्क किया गया, उसका क्या इम्पैक्ट रहा हमारी सोसाइटी पे, हमारे एनवायरमेंट पे, हमारे स्टेक होल्डर्स पे, या जो भी है। नेक्स्ट वन इज सेलेक्टेड इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर, कि अब आप किस पार्टनर के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने उस सीएसआर को। कि मोस्टली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद तो नहीं करते, कहीं ना कहीं वो किसी स्कूल्स के थ्रू, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, एनजीओ के थ्रू अपने आप को कह सकते हैं कंबाइन करते हैं, फिर उस जो भी उनका वर्क होता है, सीएसआर होता है, उसको करती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सीएसआर कमेटी है वो ही हमारे एनजीओ को फाइनल करती है किस एनजीओ में जाकर आप अपने आप को, या कोई भी ऐसी कौन सी एजेंसी है जो रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, उसके थ्रू मिलकर आप अपने सीएसआर को कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एंश्योर पॉलिसी रिव्यू। पॉलिसी को टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना जरूरी होता है, जो कि हमारा सीएसआर कमेटी का वर्क है। रिकमेंडेड मॉडिफिकेशन, अगर टाइम के साथ कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको रेकमेंड करने का काम भी हमारा सीएसआर कमेटी करती है। ट्रैक फंड यूटिलाइजेशन, अब अगर किसी कॉर्पोरेट ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने सीएसआर का फंड अलॉट किया तो उस फंड को ट्रैक भी करना जरूरी होता है कि ये कि कहीं करप्शन में, कहीं ब्रेवरी में वो सारा फंड चला ना जाए। नेक्स्ट वन इज कंप्लायंसेस विद रूल्स, अब देखना भी होता है कि हमारे सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट टू द बोर्ड, और बोर्ड को भी रिपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है कि सीएसआर परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या रिकमेंडेशन है, क्या नहीं है, इन सभी चीजों के बारे में। तो ये तो वर्क होता है हमारा सीएसआर कमेटीज का। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सबसे पहले क्या करते हैं? अप्रूव सीएसआर पॉलिसी। क्योंकि आपने देखा कि जो सीएसआर कमेटी थी वो बनाती थी, लेकिन अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिस्क्लोज पॉलिसी पब्लिसिटी, या पब्लिकली जो भी पॉलिसीज हैं उनको कंपनी की वेबसाइट्स पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर डिस्क्लोज करना, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, इस चीज को इंश्योर करना। इंक्लूड इन बोर्ड रिपोर्ट्स में इंक्लूड करना। हैंडल अनस्पेंट अमाउंट, अगर कोई अमाउंट वहां पर स्पेंड नहीं कर पाए, बच गया, तो उस अमाउंट को कहाँ डाइवर्ट किया जा सके, कहाँ उसको स्पेंड करके हम बेटरमेंट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, या सस्टेनेबिलिटी के लिए। मॉनिटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कि अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका क्या स्टेटस है, अलाइन कंपनीज है वहां पर गोल क्या है उस कंपनी के, या अगर सीएसआर करे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सभी चीजों को मॉनिटर करना। इंश्योर लीगल कंप्लायंसेस, जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपके सेक्शन 135 के अंदर दे रखे हैं रिलेटेड टू सीएसआर, उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। स्टेक होल्डर अकाउंटेबिलिटी, हमें देखना होता है कि जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, वो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटीज के लिए इंटरेस्ट में है, इन्वायरमेंट के लिए, हमारी ह्यूमन ग्रुप के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, मतलब जो भी है उन सभी चीजों को देखना कि कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है वो। एंश्योर कमिटीज वर्क, कह सकते हैं इवेल्युएट कमिटीज वर्क, कि आपकी जो भी कमेटी वर्क करती है उस वर्क को इवेल्युएट करना होता है कि आपका वर्क परफॉर्मेंस सही है नहीं है, और अगर किसी इंप्रूवमेंट की नीड है तो वो क्या है। और नेक्स्ट वन इज एथिकल ओवरसाइट, आप जो भी काम कर रहे हैं मोरली और एथिकली सही है या नहीं है, उस चीज को भी फोकस कौन करता है? हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि एक्सप्लेन द नीड एंड स्कोप ऑफ सीएसआर ऑडिट, कि सीएसआर ऑडिट की क्या नीड है, क्या स्कोप है। तो आप खुद सोचिए, आप ऑडिट किसी चीज की भी, चाहे आप स्कूल ऑडिट की बात करें, चाहे आपने बिजनेस अकाउंट्स ऑडिट की बात करें, किसी की भी ऑडिट क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटेबिलिटी को चेक करने के लिए, वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं उसके लिए, कोई वो मिस नहीं कर रहे हो अपने सारे, कह सकते हैं जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको इम्प्रूव करें, अपनी रिपोर्टिंग को अच्छे से तैयार करें। बेसिकली इन सभी चीजों के लिए हम किसी चीज की ऑडिट करते हैं। तो सेम ऐसा ही हमारा सीएसआर के अंदर। तो सबसे पहला रीजन क्या है? इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में होता है, अब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अचीव कर लिया 100 CR का, अब उसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है? 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, कि उसको स्पेंड करना है। अब उसको कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको कौन चेक करेगा? हमारा सीएसआर ऑडिट चेक करेगा, इंश्योर करेगा कि वो उस चीज को फॉलो करे। नेक्स्ट वन इज लीगल कंप्लायंसेस। अब लीगल कंप्लायंसेस क्या क्या होंगे? आपके कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस दे रखे हैं रिलेटेड टू सीएसआर, वो उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस चीज को चेक करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है, कि जो भी काम किया जा रहा है वो हमारे स्टेक होल्डर्स के ट्रस्ट के साथ है या नहीं है, या मतलब क्या रीजन है, किसके थ्रू किया जा रहा है, किसको टेंडर दिया जा रहा है, कहाँ पर वो वर्क हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट होगा, क्या कॉस्टिंग आएगी, कितनी वैल्यू आपने वहां स्पेंड करी। तो इन सभी चीजों की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसको इंप्रूव करने के लिए काम करता है सीएसआर ऑडिट। नेक्स्ट वन इज इवेल्युएट इम्पैक्ट्स।
अब आपने सीएसआर तो कर दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका बेनिफिट क्या हुआ हमारी सोसाइटी के लिए, इसका ऑडिट कौन करेगा? हमारा सीएसआर ऑडिट। प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फंड, किसी भी फंड का मिसयूज ना हो, यहाँ पर भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है सीएसआर ऑडिट की। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट स्ट्रेटेजिक एंड डिसीजन मेकिंग। हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, वहाँ पर उसे स्ट्रेटेजिक हेल्प होती है डिसीजंस लेने के लिए। तो वहाँ पर भी जो हमारी सीएसआर ऑडिट टीम होती है, इसकी हेल्प होती है, इसकी हेल्प ली जाती है रूल्स को, रेगुलेशंस को, या कह सकते हैं रिसोर्सेज को, एलोकेशंस को, इन सभी को करने के लिए। नेक्स्ट वन इज बिल्ड कॉर्पोरेट रेपुटेशंस। कॉर्पोरेट रेपुटेशंस को अगर आपको बिल्ड करना, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर उसकी ऑडिट करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप जनरल पब्लिक को दिखा सकते हैं कि हाँ हमने ये ऑडिट करवाई है और ये एक्चुअल रिपोर्ट है जो हमारे सीएसआर से रिलेटेड है। बूस्ट स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किसका? स्टेक होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, या जो भी आपके बिजनेस से जुड़े हैं, कि आपकी कंपनी एथिकल और सोशल कमिटमेंट के अंदर इंक्लूड है। तो कहीं ना कहीं उससे आपका जो स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्ट होएगा। आइडेंटिफाइज गैप्स एंड वीकनेस। अगर कोई गैप है, कोई वीकनेस आपके इनिशिएटिव के अंदर, तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। और आपकी जो रिपोर्टिंग होती है उसको तैयार करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट करना, जिसके थ्रू कि आप बोर्ड को सबमिट कर सके, सीएसआर को डिस्क्लोज कर सके कि आपने क्या करा है क्या नहीं करा। तो इन सभी के लिए नीड होती है हमारी सीएसआर ऑडिट की। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके स्कोप क्या है सीएसआर ऑडिट के। तो सबसे पहला स्कोप क्या है? रिव्यू ऑफ सीएसआर पॉलिसी। हम टाइम टाइम पे अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि लीगल नॉर्म्स क्या है, हमारी सोसाइटी को कवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इवोल्यूशन ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट। हम हर सीएसआर प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं कि उसका क्या डिजाइन है, क्यों सिलेक्शन किया गया, कैसे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, आउटकम क्या आएगा, क्या बेनिफिशियल है हमारी सोसाइटी के लिए, इन सभी चीजों के लिए। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल ऑडिट। हमें पता लग जाता है कि कितने फंड्स हमारे पास अलोकेट किए गए हैं, वो प्रॉपर्ली स्पेंड करे जा रहे हैं नहीं जा रहे, उन सभी के बारे में, क्योंकि हम चाहते हैं कोई भी फंड वेस्ट ना हो। तो उसके लिए हमारा स्कोप क्या है? हमारे पास सीएसआर ऑडिट। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट असेसमेंट, कि किसी भी इनिशिएटिव का, किसी भी सीएसआर का रियल वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सोसाइटी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर, उन सभी के लिए मॉनिटर करने के लिए। या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, रिव्यू द प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज। हम किस तरह के मेथड का यूज कर रहे हैं अपनी सीएसआर एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए। कंप्लायंसेस वेरिफिकेशन के लिए स्कोप हमारा, कि कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, हमारे शेड्यूल्स हैं जो हमें फुलफिल करने पड़ते हैं सीएसआर ऑडिट में। और जब हम सीएसआर ऑडिट के अंदर उसको करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सारे रूल्स रेगुलेशन भी पूरे हो जाते हैं। हमारा जो स्टेक होल्डर्स का फीडबैक होता है वो भी हमें प्रॉपर मिलता रहता है, क्योंकि इंक्लूड सर्वेज, इंटरव्यूज और कौन, क्योंकि जब हम सीएसआर की ऑडिट करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां से हम स्टेक होल्डर से मिलते हैं, उनके कह सकते हैं सर्विस कलेक्ट करते हैं, उनके इंटरव्यू कलेक्ट करते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो सारा काम भी यहाँ पर हो जाता है फीडबैक का। थर्ड पार्टी इवेल्यूशन may involve external auditors or social audit to agencies to ensure impartial assessment। अब जब भी ऑडिट होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं हम थर्ड पार्टी ऑडिटर्स को भी इंक्लूड करते हैं, जिसके थ्रू की ये भी क्लियर हो जाता है कि आपकी जो भी ऑडिट है वो एक्चुअल है, रियल है, नहीं है। डॉक्यूमेंटेशंस एंड रिपोर्टिंग एंड रिकमेंडेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो ये कुछ हमारे स्कोप है, हमारी नीड है सीएसआर ऑडिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर इन ब्रीफ, कि ऑडिट प्रोसीजर होता क्या, उसको हमें बात करनी है। तो सबसे पहला हमें क्या करना होता है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे उसकी, कि आपको ऑडिट करनी कहाँ पे, आपकी प्लानिंग, इसका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, और कवरेज क्या है आपकी ऑडिट की। तो इसके अंदर आप सबसे पहले तो क्या करोगे, ऑडिटर आई डिफाइन करोगे कि जो उस ऑडिट को करेगा। फिर सीएसआर इनिशिएटिव, क्या टाइम था, क्या इनिशिएटिव उन्होंने लिया था, रिसोर्सेज क्या क्या थे उनके पास, लोकेशंस क्या क्या थी, इन सभी चीजों को आप फाइनल करोगे, टाइम पीरियड देखोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑडिट करना है, प्लानिंग करनी है ऑडिट की, कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका स्कोप क्या है, कवरेज क्या है, कहाँ पे ऑडिट करनी है, आपका इनिशिएटिव क्या है, एक्टिविटीज क्या है, टाइम पीरियड क्या है, इन सभी चीजों के बारे में। सेकंड वन इज रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सीएसआर पॉलिसी। फिर अब आपको उनकी डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है कि क्या वो सारे डॉक्यूमेंट है, कंप्लायंसेस है, एज पर हमारे कंपनी एक्ट हैं या नहीं है। नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इसके बाद हम डेटा को कलेक्ट करेंगे कि क्या फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है, प्रोग्रेस अपडेट्स क्या है, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स क्या है, रिकॉर्ड ऑफ बेनिफिशियरीज रीच, उनको जो हमने जिनके लिए सीएसआर किया था उनको पहुंचा है नहीं पहुंचा है। तो इसके लिए हमें डेटा कलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हम करते हैं उस डेटा को वेरीफाई और वैलिडेट, कि हमने जो डेटा कलेक्ट करा है क्या वो डेटा सही है,
और सही है तो क्या उस डेटा से हम कोई एक फाइनल आउटकम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, उस चीज को चेक करते हैं। इसके बाद हमारी बात होती है फील्ड विजिट की। इफ नेसेसरी द ऑडिटर कंडक्ट विजिट्स टू सीएसआर प्रोजेक्ट्स। अब अगर कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि आपने डॉक्यूमेंट तो चेक कर लिए, सब कुछ ओके है, लेकिन कई बार क्या होता है ऑडिटर को रिक्वायरमेंट होती है वो जाके एक्चुअल लैंड पे भी उस चीज को देखता है। आपने डॉक्यूमेंट में दिखा दिया कि आपने हॉस्पिटल बिल्ड किया है, आप वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है वो आपने एग्जिस्ट ही ना करता हो, सिर्फ डॉक्यूमेंट पे हो। कई बार हमें यहाँ पर फील्ड विजिट की भी रिक्वायरमेंट होती है उस डेटा को ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट वन इज स्टेक होल्डर्स इंटरव्यू। स्टेक होल्डर्स इंटरव्यू में बात करोगे कि अब जिन लोगों को उससे बेनिफिट होएगा, चाहे कम्युनिटी हो गई, चाहे कोई एजेंसी हो गई, चाहे आपके सीएसआर मैनेजर्स हो गए, उन सभी के इंटरव्यू लिए जाते हैं रिलेटेड टू सीएसआर। कि उसको करने के लिए उन्होंने क्या चैलेंज आए, क्या आउटकम्स आएगा, क्या बेनिफिट होगा, इन सभी चीजों के लिए। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट असेसमेंट। अब उसका क्या इम्पैक्ट होएगा हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारी पॉपुलेशन के ऊपर, हमारे इकोसिस्टम के ऊपर, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, इन सभी चीजों की बात करेंगे। फिर बात करेंगे कंप्लायंसेस के बारे में। एग्जैक्टली सारे रूल्स, आपने 2% स्पेंड करा नहीं करा, आपने किस तरह अपने फंड्स को ट्रांसफर करा, आपने किस एनजीओ का यूज करा, आपने किस पार्टी के थ्रू इस सीएसआर को काम करा है, आपने जो रिपोर्ट बनाई है वो किस तरह बनाई है, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे या नहीं करे, आपने बोर्ड में उस रिपोर्ट को पब्लिक करा या नहीं करा, कॉम्प्लायंसेस को चेक किया जाएगा। नेक्स्ट वन प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसके बाद आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको बनाया जाएगा रिलेटेड टू कि क्या फाइंडिंग निकली, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या डिस्क्रिपेंसीज आपने देखी इस प्रोजेक्ट के अंदर, और कौन से एक्शंस हैं जो आपको लेने चाहिए। ये सारे आपकी रिपोर्ट के अंदर आते हैं और इसके बाद उस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है मैनेजमेंट और बोर्ड के सामने। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का, ऑडिट को करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि इस सीएसआर आर बिग फार्स। बिग फार्स का मतलब आपको समझना होगा कि क्या जो सीएसआर है वो सिर्फ एक्चुअल में इफेक्टिव है या फिर सिर्फ उसको अपनी इमेज के लिए, ब्रांड बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। तो अगर मैं आपकी बात करूं कि आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी ब्रांड प्रमोशन के लिए सीएसआर का यूज करती हैं, एक्चुअल में कुछ काम नहीं करते, लेकिन सोसाइटी को ऐसा दिखाते हैं कि हम सीएसआर कर रहे हैं कहीं अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए। कई बार कंपनीज क्या करती हैं, वो सिंबॉलिक सिर्फ सीएसआर को दिखाती हैं, ऑन पेपर्स दिखा देंगे कि हमने सीएसआर करा है, बट लिटरली में ऐसा कुछ इफेक्ट उस सीएसआर से नहीं आता। लीगल कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करती। या ग्रीन वॉशिंग की बात कर लेते हैं कि कोई भी ऐसा, उनका कोई भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता कि जो इन्वायरमेंट को पॉजिटिव इम्पैक्ट दे, और कंटिन्यू वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल और पहुंचाती रहती है। सामने से दिखा रही है कि हम सीएसआर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक डोर से वो हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये तो रियलिटी है कि आज के टाइम पे जो भी हमारा सीएसआर है, अगर उसको कोई फॉर्मेलिटी में ले रहा है तो वो सिर्फ कह सकते हैं ट्रीटेड एज अ फार्स, या कह सकते हैं बिग फार्स कह सकते हैं वहां पर। क्योंकि बिग फार्स क्या होता है, वो सिर्फ अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं। तो अगर कोई कंपनी सिर्फ फॉर्मेलिटी एज अ पूरी करिए सीएसआर की, तो उसके लिए सीएसआर सिर्फ एक बिग फार्स है जिसके थ्रू कि अपनी ब्रांड को, अपनी इमेज को सुधार रही है। लेकिन अगर कोई इसको जेन्युइनली कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो आज के टाइम पे एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, ह्यूमन एम्पावरमेंट है, इन्वायरमेंट है, इन सभी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जिसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट उसको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो यस, सीएसआर इज अ बिग फार इफ दे आर डूइंग ओनली फॉर अ फॉर्मेलिटी। लेकिन अगर कोई इसको जेन्युइन करता है तो हाँ, ये इसका जो इफेक्ट होता है वो हमें देखने को मिलता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, अपलिफ्टिंग ऑफ हमारी सोसाइटी को कम करे, हमारे वेस्ट को मैनेज कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, कार्बन जो फुटप्रिंट्स हैं उनको रिड्यूस करने की बात करते हैं, इको फ्रेंडली या ग्रीन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, प्लास्टिक जो पैकिंग्स होती है उनको कम करने की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। हम स्कूल्स में, सोसाइटीज में, फॉरेस्ट में पेड़ों को लगा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कहीं ना कहीं क्या है, सीएसआर और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों एक साथ ही हैं। क्योंकि जब आप सीएसआर करोगे तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर इन्वायरमेंटल एरियाज पे फोकस करोगे और उन सभी के लिए प्रोटेक्शन का काम करोगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आईटीसी की एक मिशन है, मिशन सुनहरा कल, फोकस ऑन वाटरशेड मैनेजमेंट एंड एफोरेस्टेशन। टाटा पावर्स रन प्रोग्राम ऑन क्लीन एनर्जी एंड डाइवर्स कंजर्वेशन एनवायरमेंट। तो कह सकते हैं आपका जो सीएसआर है वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ता है, हेल्प करता है हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सीएसआर इनिशिएटिव ऑफ एनी टू इंडियन कंपनीज। तो इसके अंदर आप किसी भी दो कंपनी को चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाटा ग्रुप और इन्फोसिस को चूज करा है,
कि टाटा ग्रुप अगर आप आज के टाइम पे देखते हैं, तो चाहे आप हेल्थ केयर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इन्वायरमेंट सेक्टर की बात करें या कम्युनिटी डेवलपमेंट की, और एक जो मेजर आज को आप सभी को पता होगा कि जब कोविड-19 सपोर्ट टाइम था, पीएम केयर जो फंड था, उसके अंदर जो सबसे मेजर डोनेशन थी, वो टाटा ग्रुप ने ही दी थी। और कहीं न कहीं टाटा ग्रुप का प्रॉफिट का 60% हरदम चैरिटी में जाता है। तो एक तो मैंने टाटा ग्रुप को चूज़ करा है, दूसरा मैंने इन्फोसिस फाउंडेशन को चूज़ करा है, इन्फोसिस कंपनी को चूज़ करा है, जो कि आपके सेम एज़ पर टाटा की तरह ही काम करती है, चाहे एजुकेशन हो, रूरल डेवलपमेंट हो, हेल्थ केयर हो, आर्ट्स हो, इन सभी के लिए काम करती है। तो आप अपने हिसाब से किसी भी 2 कंपनीज़ के सीएसआर्स को इस तरह के क्वेश्चन्स में मेंशन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल गाइडेंस टू प्रमोट सीएसआर प्रैक्टिस। कौन-कौन सी ग्लोबल गाइडेंस है जो हमारी सीएसआर प्रैक्टिस को प्रमोट करती है? जिसमें तो सबसे पहली हमारी प्रैक्टिस है वो है यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, यूएनजीसी। वॉलंटरली इनिशिएटिव एनकरेज कंपनीज टू अडॉप्ट 10 प्रिंसिपल्स। तो इन्होंने क्या करा है, एक इनिशिएटिव डेवलप किया है जिसके अंदर की बात करती कंपनीज को कम से कम 10 प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, लेबर, इन्वायरमेंट एंड एंटी करप्शन। फर्स्ट वन इज ग्लोबल गाइडलाइन, दूसरी है आपकी आईएसओ। ये बात करती है गाइडेंस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफर कंपनसेटिव गाइडलाइंस ऑन इंटीग्रेटिंग सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस ऑन बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस के अंदर आपको इन्वायरमेंट को भी कह सकते हैं सस्टेन करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, आपकी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर होती है। तो इस तरह वर्क करो जिसके थ्रू कि आप सोसाइटी और इन्वायरमेंटल दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहो, दोनों को सस्टेन करो, दोनों के बेटरमेंट के लिए काम करो। Next one is OECD guidelines for multinational enterprises, recommended ethical practices on environment, supply chain, environmental care and consumer protection। ये भी कहीं ना कहीं हमारे सीएसआर की तरफ कह सकते हैं एक प्रमोट करती है हमारी जो ग्लोबल कंपनीज हैं उन सभी को। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव, जीआरआई, जिसे कि फ्रेमवर्क फॉर सीएसआर डिस्क्लोजर एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, हेल्पिंग कंपनीज मेजर्स एंड कम्युनिकेट इम्पैक्ट। जिसके अंदर बात करते हैं कि आपने अगर कोई सीएसआर करा तो उसको डिस्क्लोज करो, उसकी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश करो। तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू कम्युनिटी को भी आपके बारे में पता लगेगा और एनकरेज करेगा कि हम सीएसआर के अंदर वॉलंटरी और वर्क करें। और लास्ट वन है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज। तो सीएसआर इनिशिएटिव इंक्रीजिंग अलाइन विद द 17 जीडी सेट्स बाय द यूएन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट टू द एनवायरनमेंट एंड इंश्योर प्रोस्पेरिटी। तो ये यूएन ने हमारे कुछ 17 कह सकते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डेवलप करे हैं। उन गोल्स को पूरा करने के लिए भी इन सीएसआर को इनिशिएटिव्स को इंक्रीज किया गया है, जिसके थ्रू कि उन गोल्स को पूरा किया जा सके, जिसके अंदर कि आपका हंगर है, आपका शेल्टर है, आपकी पॉवर्टी है, आपका प्रोटेक्शन है, आपका एनवायरनमेंट है, आपके वाटर है, आपकी हेल्थ है। मतलब से 17 पॉइंट्स को, सस्टेनेबल गोल्स को फिक्स किया गया है, जिसके थ्रू कि कहीं ना कहीं वो सीएसआर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। तो ये था आपका एमसीओ 24 का क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस पेपर के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये पेपर आपके लिए बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो ही कहीं ना कहीं हम मोटिवेट होते हैं ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।